नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी और अहम खबरों की। सबसे पहले आपको बताएं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पवित्र नगरी लाखा मंडल पहुंचे और यहां पर स्थानीय निवासियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत सत्कार भी किया। हमने राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पवित्र नगरी लाखा मंडल पहुंचे, जहां पर स्थानीय निवासियों की ओर से उनका स्वागत भी किया गया, उनका स्वागत सत्कार किया गया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राचीन पांडव कालीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना भी की और यहां तक कि प्रदेश के लोगों की सुख समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना अर्चना की। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देश क्षेत्र की संस्कृति और विरासत का संरक्षण और संवर्धन जारी है। इसी दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने कई ऐसे फैसले लिए जो राज्य गठन के बाद पहली बार लिए गए, जैसे समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमने राज्य में एक सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर लाखा मंडल पहुंचे थे और स्थानीय निवासियों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि हमने राज्य में धर्मांतरण कानून बनाया। देश में पहला उत्तराखंड ऐसा राज्य बना जहां पर धर्मांतरण का कानून लागू हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उन्होंने जिक्र किया। स्थानीय निवासियों के बीच में वो यहां पर पहुंचे तो स्थानीय निवासियों में भी एक ऊर्जा का संचार होता हुआ नजर आया। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और मैं अभी 4 दिन पहले अपने सोशल मीडिया साथियों के साथ चर्चा कर रहा था। तब मैंने उनसे कहा कि एक बार आप लोग देखिएगा कि उत्तराखंड में पिछले 4 सालों में 4.5 सालों में कौन से ऐसे निर्णय हैं, कौन से ऐसे काम हैं, कौन से ऐसे नवाचार हैं, कौन से ऐसे विकास के रास्ते हैं जिनके बारे में पहली बार निर्णय हुआ है। राज्य बनने के बाद पहली बार निर्णय हुआ है। तो वहीं उत्तराखंड के टिहरी में भीषण सड़क हादसा होने की जानकारी है। दरअसल 100 मीटर गहरी खाई में बस गिर गई। इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत की भी खबर है, जबकि पुलिस और एसडीआरएफ ने यहां पर अभियान भी चलाया। तो 100 मीटर गहरी खाई में बस गिरी। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाया। कुंजापुरी मंदिर के दर्शन के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे तमाम श्रद्धालु और कुंजापुरी हिंडोला खाल मार्ग पर यह हादसा हुआ है। टिहरी जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है, जब नरेंद्र नगर क्षेत्र में कुंजापुरी हिंडोला खाल मार्ग पर एक बस अनियंत्रित होकर लगभग 70 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के वक्त बस में करीब 30 से 35 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। इस पूरी घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन अब शुरू कर दिया गया है। अब तक 5 लोगों की दर्दनाक मौत की दुखद खबर है और जबकि अन्य घायलों को एसडीआरएफ ने खाई से निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहां पर सभी घायलों का इलाज चल रहा है। आपको बताएं कि रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन लगातार अब भी जारी है। दुर्घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन मौके पर मौजूद टीमें सभी पहलुओं की जांच गहनता के साथ कर रही हैं। तो वहीं स्थानीय प्रशासन ने लोगों से हादसे के मार्ग पर अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की है। तो देखिए, ये यात्रियों से भरी बस जो थी वो 70 मीटर गहरी खाई में जाकर गिर गई, जिसमें ये बड़ा हादसा हुआ। टिहरी से हमारे सहयोगी भारती सकलानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। भारती, जरा बताइएगा किस वक्त यह हादसा हुआ, क्या हादसे के पीछे की वजह अभी तक साफ हो पाई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, नरेंद्र नगर के पास हिंडोला खाल की एक घटना है जहां पर एक बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें बताया जा रहा है कि कुल 28 यात्री थे और 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद वहां पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कुछ घायलों को, जो बच्चे कुछ घायल थे, उनको रेस्क्यू किया गया नजदीकी अस्पताल में और कुछ जो घायल ज्यादा सीरियस कंडीशन में थे उनको एम्स रेफर किया गया। घटना के कारण की अगर बात की जाए तो घटना के कारण जो खुद एसएसपी टिहरी हैं आयुष अग्रवाल, उन्होंने बताया है कि गाड़ी में जो है एक हैवी बैंड था और ब्रेक फेल गाड़ी के हुए हैं, जिस कारण ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। ठीक है, अपनी नजर आप इस पर भारतीय बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताएं, जहां
अगली खबर देहरादून से है। देहरादून में आबकारी विभाग ने रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग का संदेश देने के लिए एक विशेष क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस टूर्नामेंट में दरअसल एक्साइज विभाग, FL2 टीम और शराब व्यापारियों की टीम समेत कुल 4 टीमें उतरी, जिसको लेकर आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया कि ये टूर्नामेंट एक अच्छा प्रयास है जिसका मकसद और उद्देश्य लोगों को जिम्मेदारी से शराब सेवन के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उत्तराखंड में एक्साइज विभाग राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा देता है, लेकिन इसके साथ ही साथ जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। तो वहीं आबकारी विभाग ने खेल के माध्यम से यही संदेश दिया कि लोगों को जागरूक करने की एक सराहनीय पहल मानी जा रही है इस टूर्नामेंट के जरिए। दोनों टीमों के खिलाड़ियों से रूबरू होते हैं, आपको शुभकामनाएं। जो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, ये एक अच्छी पहल है। काफ़ी जो ये इनिशिएटिव लिया गया है, 4 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसमें एक एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम है, 2 FL2 की टीम है और एक हमारे जो रिटेलर्स हैं, शॉपकीपर्स, उनकी एक टीम है। तो इसका उद्देश्य ये है कि एक रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग को बढ़ावा देना है। हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में हमारा एक्साइज बहुत बड़ा पार्ट है रेवेन्यू का, जिससे स्टेट को रेवेन्यू आता है। साथ ही साथ हमें ये भी है कि जनता के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग को बढ़ावा दें। तो वहीं हरिद्वार में ट्रायंगल लव स्टोरी का हाई प्रोफाइल मामला चरम पर है। आपको ये बताते चले कि ज्वालापुर विधानसभा से पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनके परिवार पर उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनोवर ने आरोपों की झड़ी लगा दी है, जिसको लेकर अब उनकी पहली पत्नी रविंद्र कौर राठौर खुलकर सामने आई हैं। रविंद्र कौर ने दरअसल उर्मिला पर सोशल मीडिया के जरिए झूठे दावे करने और यहां तक कि वीडियोस और फोटोज को भ्रामक तरीके से फैलाने का आरोप लगा दिया। उनका कहना है कि अगर उर्मिला झूठे प्रचार से बाज नहीं आई तो फिर परिवार कोर्ट का इख्तियार करेगा, कोर्ट का रुख करेगा। रविंद्र कौर राठौर ने बताया कि उर्मिला सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजकर परिवार को परेशान करने का काम कर रही है। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की ताकि किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति के परिवार के साथ भविष्य में इस तरह की हरकत ना दोहराई जाए। आपको ये बताएं कि पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने पिछले दिनों अपनी पत्नी के साथ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो जो था वो वायरल किया था, जिसके बाद बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला सनोवर ने सोशल मीडिया पर कड़े आरोपों की बौछार शुरू कर दी और उसके बाद से पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आया। किशोर पाल है जो हमारा PRO था, उसने भी उर्मिला के साथ मिलकर एक ऑडियो जारी करा है। जब सब कुछ करने के बाद वो वीडियो ऑडियो जारी करा है, वो ऑडियो मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगी। जी, मैं उसी की बात कर रही हूँ, मैं आपको दे दूंगी। इन दोनों ने जो कहानी गढ़ी है, कैसे मेरे पति को षड्यंत्र के द्वारा बदनाम करने की कोशिश करी गई है, मेरे पति का कैरियर समाप्त किया गया है, मेरे घर परिवार को तोड़ने की कोशिश करी गई है, ये सारी मैं आपको ऑडियो दूंगी। और वो एक्टर है, उसका काम है एक्टिंग करना, उसका काम ही एक्टिंग करना है और एक्टिंग के तहत उसने ये सब कुछ करा है। रोना धोना उसे ही आता है, वो 1 मिनट में हंस देगी और 1 मिनट में रो देगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर इस साल उत्तराखंड को भारी आपदा का सामना तो करना पड़ा और इसके चलते कई सड़कों के साथ साथ कई पुल भी क्षतिग्रस्त हो गए। तो वहीं इस पूरे क्रम में अब देहरादून के प्रेमनगर स्थित नंदा की चौकी के पास आपदा में टूटे पुल के पुनर्निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग मुख्यालय ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है और करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले इस पुल के लिए विभाग ने प्रत्याशा में निविदा भी जारी कर दी है। हालांकि विभाग अब इस पुल की DPR तैयार कर चुका है और निविदा स्वीकृत होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ये आप जैसा आपको मालूम है, एक आपदा के दौरान ये सितंबर 2025 में जो आपदा आई थी, उसमें हमारा जो दाया अबैटमेंट था वो क्षतिग्रस्त हो गया था और उसकी एक स्लैब हमारी टिल्ट हो गई थी, उसमें यातायात बंद कर दिया गया था। इसके बाद हम लोगों ने इसकी DPR तैयार करवाई, ये NHAI द्वारा इसको फंड किया जाना है, तो हमने अपने एस्टीमेट तैयार करके DPR तैयार करके उसको दे दिया है, NHAI को दे दिया है। और इन एंटीसिपेशन सैंक्शन हम लोगों ने, ताकि हमारा समय बचे, तो हमने उसकी निविदा फ्लोट कर ली है।
देहरादून में मुख्यमंत्री पद को लेकर राजनीतिक टकराव अब तेज हो गया है। दरअसल बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद बढ़ रहे हैं क्योंकि पार्टी के मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए लहजे में कहा कि हरीश रावत किसे आगे करेंगे, प्रीतम सिंह किसका समर्थन करेंगे और यशपाल आर्या किसे मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे। यही कांग्रेस के भीतर सबसे बड़ा विवाद है जिसे पार्टी अब तक सुलझा नहीं पाई है। तो वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ा और इस बार भी वो चुनाव ऐसे नहीं लड़ने वाली। उन्होंने ये कहा कि किसके लिए कौन सा मैदान खाली है इसकी चिंता बीजेपी को तो नहीं करनी चाहिए। देखिए, क्योंकि ये बात मथुरा दत्त जोशी जी ने कही है जिनका एक लंबा कार्यकाल कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है और हमारी जो कार्य करने की परिपाटी है उससे वो अच्छी तरीके से वाकिफ है। उसके बावजूद इस तरीके का बयान मुझे लगता है उनके मुंह से शोभा नहीं देता। हमने कभी मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर के चुनाव नहीं लड़ा, तो आज भी नहीं लड़ेंगे। और रही बात किसके लिए कौन सा मैदान खाली है और कौन सा नहीं, मुझे लगता है इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो बयान उन्होंने दिया है कि हरेक सिंह जी के लिए तो कई मैदान खाली है, मुझे लगता है कि क्या वो उनको निमंत्रण देने का कार्य कर रहे हैं। हो सकती है, अन्य पार्टियां भी हो सकती हैं। हरेक सिंह जी के लिए तो मैदान खाली पड़ा है ना, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में उनके शुभचिंतक ज्यादा हैं कि अभी तो कांग्रेस पार्टी में शुरू ये होगी इन 5 में से अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हरीश रावत जी किसको मुख्यमंत्री मानेंगे, प्रीतम सिंह जी किसको मानेंगे, यशपाल आर्य जी किसको मानेंगे। अभी तो बड़ी लड़ाई कांग्रेस पार्टी में इस बात को लेकर है। देहरादून में उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष क्षेत्र में दिए गए सुझावों पर राज्य सरकार ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। तो वहीं आयुष निदेशक डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुष नीति के तहत प्रदेश के हर जनपद में एक गांव को आयुष ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयुष ग्राम में पारंपरिक आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिया जाएगा। आयुष ग्राम का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना है। देखिए, राज्यों में हम लोग जो है आयुष नीति के अंतर्गत आयुष ग्राम तैयार करने का हमने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। तो शुरुआती दौर में प्रत्येक जनपद में एक आयुष ग्राम को तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उसके ऊपर कार्य योजना भी तैयार की जा रही है और भारत सरकार की राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत कुछ ग्राम पंचायतों में इस प्रकार की गतिविधियों को पिछले वित्तीय वर्ष से प्रारंभ भी किया जा चुका है। और फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे रुक करते हुए आपको बताएं, जो उत्तराखंड के विकास नगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ धामी सरकार एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल शक्ति नहर के किनारे बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से अब ढहा दिया गया है और इस दौरान तो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी इस दौरान मौजूद रहे। एक्शन से पहले प्रशासन ने कब्जा खाली कराने का बाकायदा नोटिस भी दिया था। अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई आगे भी यूं ही जारी रहेगी और शक्ति नहर के दोनों किनारों पर अवैध अतिक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर तैयार है एक रिपोर्ट, वो जरा देखिए। विकासनगर में उत्तराखंड जल विद्युत निगम की जमीन पर हुए अवैध कब्जों को हटाने की बड़ी कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रशासन, जल विद्युत निगम और कई विभागों की संयुक्त टीम धगरानी, डाक पत्थर से फुलहार तक शक्ति नहर किनारे बने अवैध निर्माणों को हटाने में जुटी है। दशकों से निगम की जमीन पर होते आ रहे कब्जों को मुक्त कराने के लिए टीम ने पहले ही 2 बड़ी कार्रवाई की। तीसरे चरण में अब अंतिम 111 अतिक्रमणों पर बुलडोजर गरज रहा है। ये जो कल से कार्रवाई सरकारी जमीनों को कब्जे मुक्त कराने की चल रही थी, ये अभी आज जारी है और अभी सुबह से करीब 30 के आसपास संरचनाएं ध्वस्त की गई हैं और जो शेष बची हैं उनको किया जा रहा है।
कुछ लोगों के द्वारा जो अभिलेखों का और पैमाइश को लेके कल भी विरोध किया गया था, आज भी विरोध किया गया है। तो उसमें जो टीम गठित की गई है 5 टीमें, वो उसका मौके पे वेरिफिकेशन भी कर रही है और उसके बाद कार्रवाई। पिछले कई वर्षों में शक्ति नहर के किनारे 600 से ज्यादा अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, जिन पर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई जारी है। आज की कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। विकास नगर में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक मानी जा रही है। ऊर्जा विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम की निगरानी में 111 चिन्हित किए गए थे, जिनमें से कल 65 ध्वस्तीकरण की गई थी। तो बचे हुए अतिक्रमण थे, उन पे लगातार आज सुबह से ही ये कार्रवाई जारी है। मौके पर पुलिस बल से लेकर SDRF जल फोर्स से लेकर PSC की टीम और फायर की टीम यहाँ मौके पर मौजूद है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सारा अभियान जारी है। क्षेत्र में इस कार्रवाई के दौरान काफी विरोध भी देखने को मिला, लेकिन भारी पुलिस की तैनाती में ये कार्रवाई, ये अभियान लगातार अभी तक जारी है। ढकरानी गांव में प्रशासन की टीम लगातार मोर्चे पर डटी दिखी। सुरक्षा बलों की घिरे माहौल में JCB की लगातार आवाजें गूंजती रही और अतिक्रमण एक एक कर ठाराशाही हो गया। उम्मीद है कि आज जल विद्युत निगम की भूमि पूरी तरह मुक्त हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जो देहरादून में शिक्षा विभाग में दिव्यांगजनों की आरक्षित सीटों पर फर्जी नियुक्तियों का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने बयान दिया और ये कहा कि दिव्यांग कोटे में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्तियां होनी बेहद शर्मनाक और गंभीर मसला है, जो सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल भी खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे मामले में बीजेपी सरकार और शिक्षा मंत्री की चुप्पी समझ से परे है। ब्लाइंड फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद विभाग ने 51 संदिग्ध नियुक्तियों को नोटिस जारी कर दिया है। अब तो वहीं कांग्रेस का ये भी कहना है कि नोटिस देने से भी जवाबदेही पूरी नहीं होती है, क्योंकि नियुक्ति से पहले प्रमाण पत्र सत्यापन तक पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई देता है। बड़ी शर्म की बात है कि दिव्यांगजनों के लिए जो सीटें आरक्षित होती हैं, उन सीटों पर भी फर्जीवाड़ा करने का कार्य सत्ता में बैठे लोगों ने किया है, क्योंकि सत्ता आपकी है, आपके कार्यकाल में नियुक्तियां हुई हैं। और जो है शिक्षा विभाग में जो शिक्षा मंत्री हैं, वो भी इस मुद्दे पर खामोश नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दाल काली नहीं है, पूरी दाल काली है। और ये इसका उजागर भी ये तब हुआ जब ब्लाइंड फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक जनहित याचिका जो है दायर करने का कार्य किया। उसके बाद जो है सरकार को और विभाग को नोटिस जारी हुआ कि इसकी जांच कराई जाए। और अब जो है जाकर के इतना होने के बाद अब जो है जो विभाग है वो सत्ते में आया है। तो वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां रुड़की में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर पुलिस ने एक मेडिकल स्टोर पर छापेमार कार्रवाई की है। मेडिकल संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से 112 नशीले कैप्सूल्स बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो उधर रामनगर में MP इंटर कॉलेज के क्रीडा मैदान को अब मिनी स्टेडियम में विकसित किए जाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। लंबे समय से लंबित इस परियोजना को नया मोड़ तब मिला जब हाई कोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई हुई और इसके बाद जिलाधिकारी ने एक विशेष टीम का गठन किया और टीम ने संयुक्त रूप से मैदान का निरीक्षण किया, जिसको लेकर SDM ने बताया कि मैदान को दरअसल मल्टीपर्पज ग्राउंड के रूप में तैयार किया जाएगा, जिससे कई खेल गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो पाएं। संयुक्त निरीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट DM को भेजी जा रही है। तो वहीं स्थानीय खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में इस परियोजना को लेकर खासा उत्साह है। सबको ये उम्मीद है कि मिनी स्टेडियम बन जाने से न सिर्फ क्षेत्र में खेल सुविधाओं का विस्तार होगा, बल्कि यहाँ पर टैलेंट यानी प्रतिभाओं को एक बेहतर मंच भी मिलेगा। देखिए, अभी हाल ही में उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा एक आदेश आया है, जिसके द्वारा ये कहा गया है कि MP इंटर कॉलेज के इस खेल मैदान को खेलने योग्य बनाया जाए, जिसके लिए खेल विभाग को आदेशित किया गया है। और खेल विभाग
इस मैदान का निर्माण कराएगा। उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। जिला माननीय उच्च न्यायालय में एक इतिहास का प्यार के फॉर्म में रजिस्टर की गई है। उसमें माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश दिए गए थे साहब को कि एक कमेटी गठित करते हुए इसको मल्टीपर्पज स्टेडियम के तौर पर हिंदू इंटर कॉलेज ग्राउंड को इसको व्यवस्थित किया जाए। इसी क्रम में जो ये कमेटी ने आज इसका निरीक्षण किया है, जिसमें नगर पालिका से ईओ साहब और अपनी से हमारे एसएन साहब और खेलकूद विभाग से अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। सभी द्वारा इसका रोड में पूरा खींचा गया है। इसका जल्दी एस्टिमेट बना करके मल्टीपर्पज स्टेडियम इसको डेवलप किया जाएगा। चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बनी रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।